ओशो का श्री रजनीश आश्रम पुणे में आना एक माइलस्टोन है। 21 मार्च 1974 में उस दिन जब वो आए तो उनके साथ बहुत जो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे वहां आना शुरू हो गए। काफी समय से लोगों की प्रतीक्षा थी कि ओशो का एक स्थान हो जहां हम उनके साथ प्रतिदिन सुबह शाम ध्यान में, उत्सव में सम्मिलित हो सकें, और लोगों के, लाखों लोगों की वो चाह पूरी हुई। 7 वर्ष तक ओशो निरंतर वहां बने रहे। ओशो ने सभी मनीषियों पर, विश्व के सभी ऋषियों पर, संबुद्ध पुरुषों पर अपने प्रवचन दिए। यहां इतनी अपूर्व घटना घटी और साथ ही हजारों हजारों लोग उनके नव संन्यास में दीक्षित हुए। तो ये जो घटना वहां घटी, ऐसा किसी स्थान पर कभी नहीं हुआ है। ये जैसे उनके कार्य की, विश्वव्यापी कार्य की, ध्यान के अभियान की सुदृढ़ भूमिका थी। उसके बाद फैलावट बहुत हुई। ओशो अमेरिका गए। अमेरिका में श्री रजनीशपुरम की स्थापना हुई। वहां 20-20 हजार लोग उनके उत्सवों में आए। लेकिन ये विस्तार एक बड़े मंच पर, विश्व के मंच पर ओशो का प्रकट होना वहां पर ना अमेरिका सरकार को पसंद आया, ना ईसाई मिशनरियों को पसंद आया। तो वहां के प्रीस्ट और पॉलिटिशियंस ने, पंडित पुरोहित राजनेताओं ने ओशो कम्यून को उखाड़ने के सारे षड्यंत्र रचे और एक दिन वो कम्यून बिखर गया। फिर ओशो ने 21 देशों की यात्रा की और उसके बाद उनको भारत आना पड़ा, क्योंकि किसी भी देश में उनको वो अपना आश्रम बनाने के लिए सहयोग नहीं मिला, बल्कि तिरस्कार ही हुआ। भारत आए 1987 में, उन्होंने फिर से श्री रजनीश आश्रम पूना में ही अपने सारे दुनिया भर के शिष्यों को, प्रेमियों को निमंत्रण दिया और वो आ गए। तो ये ऐसा सुंदर, ऐसा ऊर्जापूर्ण स्थान है जिसका चुंबकीय आकर्षण कोई भूल नहीं सकता। सब बहुत आनंदित थे कि ओशो वापस पुनः आ गए हैं। और ओशो के फिर वहाँ सत्संग, प्रवचन, मौन सत्संग, बहुत कुछ हुआ। वहाँ संध्या सत्संग, व्हाइट रोब ब्रदरहुड, तो पूरे दिन का एक तरह से क्लाइमेक्स होता था। उस स्थान में इतनी ऊर्जा संग्रहित हुई। ओशो ने कहा कि आई एम रियली फॉर्चुनेट दैट सो मैनी इंटेलिजेंट पीपल आर हियर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई एम रियली ब्लेस्ड। लेकिन वहां वो लंबा समय शरीर में नहीं रह पाए। 19 जनवरी 1990 को उन्होंने देह त्याग की और वहां ओशो की समाधि निर्मित हुई, जिस पर लिखा है, नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट अर्थ। इस स्थान पर न केवल ओशो की समाधि है, बल्कि उनके बहुत से शिष्यों की समाधि भी है। उनके पिताजी स्वामी देव तीर्थ भारती, उनकी माताजी स्वामी माँ अमृत सरस्वती, विमल कीर्ति, स्वामी आनंद मैत्रेय, माँ आनंद सीता, जो उनके संबुद्ध शिष्य थे, उन सब की समाधियां हैं। इस बुद्ध क्षेत्र के प्रभाव में, यहां ध्यान करने में बहुत मित्रों ने गहराई उपलब्ध की। तो ये कोई साधारण स्थान नहीं रहा।
जैसा कि ओशो ने पहले कहा था कि मैं एक प्रेम का मंदिर बना रहा हूं और तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम इस मंदिर की ईंटें बन रहे हो। और सच में ये प्रेम का मंदिर बना। जहां ध्यान गहरा होता है, प्रेम स्वतः, प्रेम की सुगंध अपने आप उस स्थान को ऊर्जस्वी बना देती है, उस स्थान को एक मंदिर की भाव दशा में, मंदिर की एक ऊर्जा से आप्लावित कर देती है। ऐसा ही ये स्थान है। इस स्थान पर ओशो के देह त्याग के बाद भी वो क्रम ध्यान का चलता रहा, लेकिन कुछ वर्षों के बाद ओशो के कुछ शिष्यों ने, जो कि जिनका बेस भारत नहीं था, वहाँ ज़ूरिख में ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन की स्थापना की और ओशो की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उनके प्रवचन हैं, उनके ऑडियो वीडियो प्रवचन, उनकी पुस्तकों, सबको उन्होंने विदेश में ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर करवा लिया, कॉपीराइट और एक तरह से ट्रेडमार्क करवा लिया। उनकी ध्यान विधियों को, बहुत कुछ जो यहाँ पूना में एक हेडक्वार्टर के रूप में था, वो सब ज़ूरिख की दिशा में गतिमान होने लगा। इसका हमें कोई विशेष पता भी नहीं चला कि कैसे हो रहा था। और धीरे धीरे, जैसे कि ओशो ने कहा था कि इस स्थान को तुम बहुत विस्तार दो। ओशो ने तो इसे रिजॉर्ट की सुविधा से संपन्न करने का भी एक अपना रोड मैप दिया था कि इसमें ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल हो, जिसको ओशो ने नाम दिया बाशो, और वो बहुत सुंदर बना। ऐसे टेनिस को उन्होंने नाम दिया जेनिस, ध्यानपूर्वक खेलो। तो इस प्रकार से इस स्थान में वो संपन्नता आ गई, पिरामिड बने, बहुत कुछ हुआ। लेकिन इसके साथ साथ जो ज़ूरिख में केंद्र खुला था, वो नाम मात्र का केंद्र था, जिसमें सिर्फ कॉपीराइट, ट्रेडमार्क इत्यादि के विषयों की जांच होती थी और कुछ नहीं। वहाँ धन इकट्ठा होता रहा, लेकिन वो पूना आश्रम को मिला कि नहीं मिला, कितना मिला, कुछ पता नहीं। लेकिन इधर से तो सब कुछ उधर चला ही गया। ये बड़ी हैरानी की बात है कि ओशो ने कहा था अपने देह त्याग के पहले कि पूरे कोरेगांव पार्क को खरीद लो और मेरे सन्यासियों के लिए इतनी जगह उपलब्ध कराओ कि, क्योंकि मैं विश्व भर भविष्य के लिए बोल रहा हूं, विश्व भर से लोग आएंगे, उनको बुरा स्थान मिले और यहां आके ध्यान कर सके। ये ओशो का स्वप्न था, जो उन्होंने कहा कि आई लीव यू माई ड्रीम। लेकिन 5-7 साल के बाद ही जो ज़ूरिख में एक एस्टेब्लिशमेंट हुई, उसके जो कुछ 4-5 लोग थे, उन्होंने सब चीजें बदलना शुरू कर दी। मिलेनियम तक आते आते धीरे धीरे उनका कम्यून पर पूरा कब्जा हो गया कि कौन भीतर रहे, कौन नहीं रहे। और उसी दौरान मुझे भी बाहर आना ही उचित लगा, 2000 मिलेनियम फेस्टिवल के बाद। फिर इन लोगों की योजनाएं प्रकट होने लगी कि ये स्थान बेचना चाहते हैं। और अभी हाल ही में जो जहां रिजॉर्ट फैसिलिटी है कम्यून की, बाशो, प्लाट नंबर 15 और 16, उसको बेचने की उन्होंने कोरोना काल में योजना बनाई, ताकि किसी को पता ना चले। हर चीज इस ढंग से की जाती रही कि किसी को पता ना चले, कोई ट्रांसपेरेंसी कभी रखी ही नहीं। जिन लोगों के सहयोग से ये स्थान
विकसित हुआ, तन मन धन के सहयोग से विकसित हुआ, उनको बताना तो दायित्व बनता ही है ना कि क्या करने जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बताया गया। और कोरोना का बहाना लेकर कि इतना खर्च हुआ है 3.5 करोड़ का और ये कोई कमाई नहीं हुई है, इसलिए वो जगह बेचना जरूरी उन्हें लगने लगा और उन्होंने 107 करोड़ का कोई डील भी कर डाला। इसकी खबर समय रहते मिल गई, उसका हम विरोध करते रहे हैं और आशा करते हैं कि ये सब वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ओशो के लाखों प्रेमी चाहते हैं कि ये स्थान और अधिक विकसित हो, ना कि सिकुड़े, ना कि इसको बेच दिया जाए, क्योंकि ये हमारे हम सब के लिए, हमारे भाव इस स्थान से जुड़े हैं, इतने जुड़े हैं कि हमारे प्राण, हमारी आत्मा यहाँ सब विकसित हुआ है, हम यहीं से ऊर्जा लेते रहे हैं। ये हमारे लिए ऊर्जा क्षेत्र है, बुद्ध क्षेत्र है, कोई ईंट पत्थर गारे की जगह नहीं है। इसलिए किसी को उस स्थान पर बेचने का, उसको मिटाने का कोई हक नहीं है। रजनीशपुरम अमेरिका हम नहीं रख पाए क्योंकि वो विदेश था। वहाँ अमेरिका सरकार विश्व की नंबर 1 शक्ति, उसके सामने कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन भारत तो एक वातावरण तैयार ही है, कोई यहाँ विरोध ही नहीं कर रहा है, सब सहयोग दे रहे हैं, चारों ओर से सहयोग आ रहा है। ये कहना कि हमारे पास फंड्स की कमी है इसलिए हमें बेचना पड़ रहा है, ये निहायत झूठी बात है। एक दिन अगर कह दिया होता, कभी कह दिया होता कि हमारे पास फंड्स की कमी है, तो दुनिया भर से फंड्स आ जाते, क्योंकि आए ही हैं, सदा आए हैं और उसी के कारण ये हुआ है। लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता नहीं होती तो किसके क्या इरादे हैं ये पता लगाना मुश्किल होता है। तो मेरा तो निवेदन ये है कि हम इस स्थान को एक किसी मंदिर से कम नहीं मानते हैं। जहां बुद्ध के चरण पड़ते हैं, राम के, कृष्ण के, नानक के, कबीर के, वो स्थान एक तीर्थ स्थल होता है। और ओशो में तो ये सब समाहित हैं। ओशो ने सब कुछ जीवंत किया है, पुनः जीवंत किया। ओशो के योगदान को तो पूरी दुनिया उसका सम्मान कर रही है। तो उनके शिष्य ही अगर ऐसे स्थान को नहीं बना पाएंगे, नहीं सुरक्षित रख पाएंगे, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो मैं कहूँगा कि जब भी कभी ऐसा प्रयास हो, आप उसमें एक पॉजिटिव सहयोग अवश्य दें, उसका संवर्धन हो, संरक्षण हो, उसको सुरक्षा मिले। इस सब के लिए मैं आपको निवेदन करता हूँ। नमस्कार।